आप ऐसे बहुत से केसेस के बारे में जानते होंगे जो टाइम से पहले या फिर कुछ टाइम बाद सॉल्व हो गए। पुलिस को पता चल गया कि हत्यारा कौन था, पुलिस को पता चल गया कि चोर कौन था, पुलिस को पता चल गया कि किडनैपर कौन था। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे केसेस हैं जिसमें विक्टिम यानी पीड़ित की फैमिली आज तक इंसाफ की उम्मीद में बैठी है। किसी को ये पता ही नहीं चल पाया कि हत्यारा कौन था, और ये कोई नहीं बता सकता कि उस पर्टिकुलर केस में क्रिमिनल्स पकड़े भी जाएंगे या नहीं। आज का केस ऐसा ही कुछ है। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुणे में रहने वाली स्नेहल गावरे मर्डर केस के बारे में। तो आइए केस पर चलते हैं। इक्कीस साल की स्नेहल गवारे, जो कि अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। और अगर बात करें स्नेहल की फैमिली की, तो उसके पिता हिंदूराव गवारे एक बैंक में नौकरी किया करते थे और उसकी मां कल्पना एक टीचर थी। स्नेहल की एक बहन भी थी जो कि लंदन में रहकर वहीं से अपनी पढ़ाई कर रही थी। ये फैमिली पुणे के निनाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहा करती थी। स्नेहल एक ब्राइट स्टूडेंट तो थी ही, लेकिन साथ में उसको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक बार जब उसके फ्रेंड्स ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं तो स्नेहल भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वहीं पर ट्रैकिंग के वक्त स्नेहल के पैर के अंगूठे में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर स्नेहल को कम से कम 1 महीने घर पे ही आराम करने को कहते हैं। अंगूठे के चोट की वजह से स्नेहल को घर पे रहते हुए काफी टाइम हो गया था। जब रोज की तरह ही स्नेहल की मां कल्पना सुबह तकरीबन 11 बजे स्नेहल को घर पे अकेला छोड़ के अपने स्कूल चली जाती है। ये बात बहुत नॉर्मल सी थी, लेकिन उसी दिन जब अपने स्कूल के बाद कल्पना घर पे आती हैं तो उनको स्नेहल घर में दिखाई नहीं देती। घर में इधर उधर ढूंढने के बाद कल्पना स्नेहल को आवाज लगाती हुई जब उसके रूम में जाती है और फिर देखती है कि स्नेहल के स्पेक्स और उसके स्लीपर्स यानी कि चप्पल उसी रूम में थी। अब कल्पना घबरा जाती हैं और उनके घबराने की वजह ये थी कि स्नेहल बिना स्पेक्स के कभी घर से बाहर जाया नहीं करती थी। घबराई हुई कल्पना पूरे घर में स्नेहल को ढूंढने लगती है और जब स्नेहल उसको नहीं मिलती तो वो अपने पति को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है और देखती है कि उसमें दोपहर के तकरीबन 3 बजे स्नेहल का एक मैसेज आया हुआ है। कल्पना जब उस मैसेज को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ब्लैंक मैसेज है। उसके बाद कल्पना अपने पति को कॉल करके बताती है कि स्नेहल घर पे नहीं है। तो हिंदूराव कहते हैं कि स्नेहल बहुत टाइम से घर पे ही तो थी, शायद बोर हो गई होगी तो किसी अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई होगी। कल्पना स्नेहल के हर एक फ्रेंड को कॉल करके पूछती है, लेकिन स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद कल्पना स्नेहल के बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो पता चलता है कि हिरेन का फोन स्विच ऑफ है। स्नेहल और हिरेन राठौड़ 2004 में मिले थे और उसके बाद से लेकर अब तक वो साथ में ही थे। थोड़ी देर बाद कल्पना फिर से हिरेन को कॉल ट्राई करती है और इस बार उसका कॉल मिल जाता है। कल्पना हिरेन के सामने भी वही सवाल दोहराती है जो अभी तक वो तकरीबन दर्जन भर लोगों से पूछ चुकी थी कि क्या स्नेहल तुम्हारे साथ है। हिरेन कल्पना को बताता है कि वो बहुत टाइम से उनकी बेटी से नहीं मिला है और फिलहाल उसको स्नेहल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ही देर में स्नेहल के घर पे रिश्तेदारों की, दोस्तों की और पड़ोसियों की भीड़ लग चुकी थी और हर कोई अपने हिसाब से स्नेहल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को भी स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता। और जब बहुत कोशिश के बाद स्नेहल किसी को नहीं मिलती तो उसके माता पिता डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं। पूरे दिन स्नेहल को ढूंढने के बाद उसके माता पिता थक कर घर वापस लौट आते हैं और थोड़ा आराम करने की सोचते हैं। फिर स्नेहल की मां कल्पना स्नेहल के ही रूम में जाकर उसी के बेड पर सो जाती हैं। अगली सुबह पूरी फैमिली स्नेहल के लापता होने से परेशान थी और किसी को भी ढंग से नींद नहीं आती। बेड से नीचे उतरते वक्त कल्पना की नजर एक पानी की बोतल पर पड़ती है, जिसे हमेशा इसी बेड के ड्रॉर में रखा जाता था। इसके बाद कल्पना इस बोतल को अपनी जगह पर रखने के लिए बेड का गद्दा थोड़ा सा उठा के उस बॉक्स को खोलती है तो उनकी चीख निकल जाती है। चीख इतनी तेज थी कि घर वालों के साथ साथ पड़ोसी भी वहां पर जमा हो गए थे और कल्पना, जो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो बेड की तरफ इशारा करके चिल्लाए जा रही थी और तभी चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब कल्पना के चिल्लाने का रीजन जानने के लिए उसी फैमिली के कुछ मेंबर्स बेड की तरफ बढ़ते हैं और गद्दा उठाकर जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मंजर इतना भयावह हो चुका था कि जिस बेड पर कल्पना पूरी रात सोई थी उसी बेड के बॉक्स में स्नेहल की लाश थी। इतना ही नहीं,
स्नेहल के हाथ और पैर को पीछे करके बांधा गया था और उसके मुंह को टॉवल जैसे किसी चीज से बांधा गया था, जिसको देखकर पूरे घर में मातम पसर जाता है। अब बिना देरी के पुलिस को कॉल कर दी जाती है और पुलिस भी कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रिपोर्ट्स की माने तो स्नेहल का बॉयफ्रेंड हिरेन, जो कि पुलिस के शक के दायरे में सबसे पहले आता है, और ये शक तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब पुलिस को पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से स्नेहल और हिरेन के बीच में झगड़ा चल रहा था और जिसकी वजह से इन लोगों की बातचीत भी बंद थी। और स्नेहल की फैमिली के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग शायद इसी वजह से हिरेन स्नेहल की हत्या कर सकता था। और साथ ही कल्पना ने यह भी बताया कि स्नेहल के सभी फ्रेंड्स में से हिरेन ही सिर्फ ऐसा था जिसका उनके घर सबसे ज्यादा आना जाना था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि स्नेहल के घर से उसकी गोल्ड चेन और उसका मोबाइल गायब है। साथ ही पुलिस को स्नेहल के घर से फोर्स एंट्री के किसी भी टाइप के कोई निशान नहीं मिलते, जिससे ये तो कंफर्म हो गया था कि जो भी घर में आया था वो स्नेहल की रजामंदी से ही आया था और स्नेहल का जानने वाला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि स्नेहल की मौत दम घुटने से हुई है और उसी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उसके साथ किसी भी टाइप का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। उस गोल्ड चेन के अलावा पुलिस को घर से कुछ और गायब नहीं दिखता, जिससे पुलिस को यह मामला लूटपाट का भी नहीं लगता और सबसे पहले पूछताछ के लिए हिरेन को बुलाती है। जब पुलिस हिरेन से पूछती है कि मर्डर वाले दिन उसका फोन स्विच ऑफ क्यों था, तो हिरेन बताता है कि उसका फोन पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है और वो जरूरत पड़ने पर ही अपना फोन ऑन करता है। पुलिस जब इस बात की जड़ में जाती है तो पता चलता है कि हिरेन सच कह रहा है। हिरेन से पुलिस का अगला सवाल था कि वो मर्डर वाले दिन कहाँ था, तो हिरेन बताता है कि उस दिन वो अपने ऑफिस में था। जब कंफर्म करने के लिए पुलिस हिरेन के ऑफिस में जाती है तो वहां पर हिरेन के कलीग से उन्हें पता चलता है कि हिरेन मर्डर वाले दिन यानी कि 19 जुलाई पूरे टाइम ऑफिस में ही था। इसके बाद जब पुलिस ऑफिस वालों से अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स मांगती है तो पता चलता है कि रजिस्टर गायब है, तो पुलिस को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब हिरेन के ऑफिस से तो ये कंफर्म ही हो गया था कि मर्डर वाले दिन हिरेन ऑफिस में ही था और स्नेहल के घर से भी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे जिससे ये प्रूव हो सके कि हिरेन मर्डर वाले दिन या उससे कभी पहले स्नेहल के घर गया था। एविडेंस ना मिलने की वजह से हिरेन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हिरेन को दोबारा से बुलाकर पूछताछ की जाती है और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है, लेकिन पुलिस को उससे भी कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि स्नेहल के पिता यानी कि हिंदू राव को शक था कल्पना का अफेयर उसी के रिश्तेदार अनिल जावलेकर से चल रहा है। अब पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है कि कहीं इस अवैध संबंध को छुपाने के लिए इस हत्या को अंजाम तो नहीं दिया गया, जिसके तहत कल्पना का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस को यह जरूर पता चलता है कि स्नेहल के माता पिता के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे और स्नेहल की बहन जो कि लंदन में अपनी पढ़ाई कर रही थी उसने हिंदू राव के ऊपर मारपीट के आरोप भी लगाए हुए थे। अब पुलिस को जिन भी लोगों पर शक था, एविडेंस ना मिलने की वजह से वो सभी लोग धीरे धीरे शक के दायरे से बाहर जा रहे थे। इधर पुलिस को अभी तक स्नेहल का फोन नहीं मिला था, जो कि लापता होने के बाद से अभी तक ऑफ था, लेकिन पुलिस उस पर नजर बनाए हुए थी। तभी पुलिस को पता चलता है कि फोन में कुछ एक्टिविटी हुई है और जिसको ट्रेस करते करते पुलिस मनसुख नाम के एक आदमी तक पहुंच जाती है और उसको उठा लेती है। मनसुख शिवाजी पाटिल, जिसने पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया कि ये फोन उसने कुछ ही दिन पहले 3500 रुपए में खरीदा है। अब क्योंकि मनसुख फोन बेचने वाले का चेहरा देख चुका था, तो मनसुख की ही मदद से पुलिस उस आदमी का स्केच बनवाती है और जब पुलिस स्केच लेकर स्नेहल के परिवार के पास जाती है तो पता चलता है कि उस चेहरे को उस पूरी फैमिली में से कोई नहीं पहचानता। टाइम बीतता जा रहा था लेकिन पुलिस के हाथ एकदम खाली थे। दूसरी तरफ पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद हिरेन अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला जाता है और स्नेहल मर्डर केस को क्राइम ब्रांच टेक ओवर कर लेती है। उसके बाद साल 2010 में हिरेन के फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हिरेन को इंडिया वापस आना पड़ता है। और अगर बात करें क्राइम ब्रांच के प्रोग्रेस की, तो वो भी स्नेहल मर्डर केस में हिरेन को ही प्राइम सस्पेक्ट मानकर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस बार हिरेन को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिस बुलाया जाता है, जहां पर उसका नार्को टेस्ट करवाने का फैसला लिया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो नार्को टेस्ट के लिए क्राइम ब्रांच कोर्ट में कहती है कि उनके पास हिरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और कमाल की बात देखिए कि नार्को टेस्ट से ही पहले कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो क्राइम ब्रांच ये कह रही थी कि उनके पास हिरेन के खिलाफ सबूत हैं,
अब वो कहती है कि उनको हीरेन के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले और जिसकी वजह से ये नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। बड़े ही अफसोस की बात है कि स्नेहल मर्डर केस को तकरीबन 15 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि इस हत्याकांड के पीछे कौन था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।